आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर में आज चर्चा होगी, क्या यूपी में दो लड़कों की रैलियां लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाएंगी? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री राहुल और अखिलेश पर तंज कसते हुए ये कहते नजर आते हैं कि यूपी में दोनों लड़कों की पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। प्रधानमंत्री का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? तो ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। लेकिन अब उन्हीं की जोड़ी यूपी में धुआंधार प्रचार करने को तैयार हो चुकी है। अभी तक जो एक सवाल लगातार बरकरार था कि आखिर यूपी में इंडिया एक मंच पर कब आएगा, लेकिन अब ये सवाल से भी कहीं ना कहीं पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नवरात्रि से इंडिया गठबंधन बड़ी रैलियां शुरू करेगा। ऐसे में राहुल, प्रियंका, अखिलेश कई रैलियों में एक मंच पर नजर आने वाले हैं। अटकलें हैं कि इंडिया अलायंस के नेता भी पश्चिमी यूपी से ही चुनावी रण में उतरेंगे। ऐसे में पश्चिमी यूपी के हॉट सीटों के नतीजे क्या है, इस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे रामपुर सीट की। तो रामपुर लोकसभा 2014 के अगर नतीजों पर गौर करें तो डॉक्टर नेपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए थे। 3,58,590 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 37.5। वहीं बीजेपी के ऑपोजिशन में समाजवादी पार्टी ने नसीर अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा, जो कि दूसरे नंबर पर रहे। 3,35,179 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 35। वहीं अगर रामपुर लोकसभा 2019 की बात करें तो 2019 में समीकरण बदले और 2019 में सबसे पहले मैं अपनी टीम से बोलूंगी 2019 का आंकड़ा दिखाए, क्योंकि अब 2019 की बात हो रही है। तो आजम खान समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जहां 5,59,018 वोट पाकर आजम खान का वोट प्रतिशत रहा 53.1। वही जयाप्रदा, जो कि मशहूर बॉलीवुड की अभिनेत्री है, बीजेपी ने इन पर दाव लगाया, लेकिन बीजेपी का ये दाव रामपुर में काम नहीं आया। 4,48,630 वोट पाकर जयाप्रदा का वोट प्रतिशत रहा 42.6। वहीं रामपुर में इस बार आजम खान की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। टिकट के बंटवारे को लेकर रामपुर में जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है और रामपुर का सियासी पारा भी चरम पर है। अब लेकिन बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा सीट की, क्योंकि जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने आपको सुनाया वो सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर राहुल, अखिलेश पर निशाना साधा। अब जानते हैं कि सहारनपुर के नतीजे 2019 के क्या रहे, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है, जिसके लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से चुनावी मैदान में उतरने का पूरा मन बनाया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने के लिए कवायद की। वहीं अब सहारनपुर के पहले हम 2019 के नतीजों पर गौर करेंगे। टीम से बोलूंगी 2019 के आंकड़े प्ले किए जाएं। तो सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान को बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा, जो कि पहले नंबर पर रहे, यानी कि फिलहाल मौजूदा वक्त में सहारनपुर से बसपा का सांसद है। 5,13,268 वोट पाकर 41.9 बसपा का वोट प्रतिशत 2019 में रहा। वहीं बीजेपी ने 4,89,942 वोट पाकर राघव लखनपाल बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहे, जिनका वोट प्रतिशत रहा 40। वहीं अब बात करेंगे 2014 लोकसभा के नतीजों की, जहां बीजेपी ने राघव लखनपाल को चुनावी मैदान में 2014 में भी उतारा था, तब राघव लखनपाल विजयी हुए थे। यानी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सेम कैंडिडेट को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 4,72,261 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 39.6। वहीं कांग्रेस ने इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा था। 4,07,816 वोट पाकर इमरान मसूद का वोट प्रतिशत 34.2 रहा। इस बार 2024 पे गौर करते हैं, जहां 2024 के रण में
भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस ने संयुक्त रूप से इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो फिलहाल इस वक्त जो आप मौजूदा वक्त ग्राफिक्स देख पा रहे हैं वो 2024 का है कि 2024 में सहारनपुर में किस पार्टी ने किस पर दाव लगाया है। अब बात होगी मुरादाबाद की, जहां सपा खेमे में सीटों को लेकर लंबी खींचतान चली और आखिरकार आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया। लेकिन अब यहां पर भी सियासी लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने अपना मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सहारनपुर के जो मुरादाबाद के मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं दो गुटों में बटे हैं। बात करेंगे सबसे पहले 2014 लोकसभा के नतीजों की। कुंवर सर्वेश सिंह कुमार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। 4,84,000 और 23 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 43। वही समाजवादी पार्टी ने 2014 में एसटी हसन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा और 3 लाख से ज्यादा वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 35.3। वही 2019 में जो नतीजे हैं वो बदल गए। समाजवादी पार्टी को विजय हासिल हुई, एसटी हसन चुनावी मैदान में उतारे गए थे और 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जीत हासिल की। 6,48,817 वोट पाकर एसटी हसन का वोट प्रतिशत रहा 50.9। वही कुंवर सर्वेश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतारे गए थे वो दूसरे स्थान पर रहे। 5,49,729 वोट पाकर इनका वोट प्रतिशत रहा 43.2। और 2024 में अगर हम आमने सामने की बात करें तो यहाँ पर लड़ाई भी रोमांचक है। रुचि वीरा जो कि आजम खान की करीबी बताई जाती हैं, इनको टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले टिकट दिया गया था मौजूदा सांसद को, लेकिन आजम खान की नाराजगी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली, जिसके बाद आजम खान को मनाने और रामपुर को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने एन मौके पर अपना प्रत्याशी बदल दिया। रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। तो इस वक्त आप मौजूदा स्थिति क्या है रामपुर की ग्राफिक्स में ये साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि लगातार इंडिया अलायंस अपनी एकजुटता की तो बात करता है, आखिर वो अपनी रैलियां संयुक्त रूप से कब शुरू करने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया अलायंस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस एकजुट पर नजर नहीं आ रहा है। आखिरी मौका यूपी में तब था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक जगह साथ नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि ये आगरा की उस रैली की तस्वीर है जहां प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर देखने को मिले थे। लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ऐसा मौका नहीं आया है जब इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से एक साथ इकट्ठा होकर यूपी में नजर आया हो। दलीलें दी जाती है अलायंस की तरफ से कि हम बिहार में एक साथ नजर आए हैं, हम दिल्ली में एक साथ नजर आए हैं, लेकिन सियासी लिहाज से जो यूपी सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वहां पर अलायंस ने संयुक्त रूप से अभी तक कोई रैली नहीं की है। लेकिन अब अटकलें हैं कि जल्द ही इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से रैली करेगा और इस रैली की शुरुआत भी पश्चिमी यूपी से होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी से इस रैली की शुरुआत कब होगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आखिर इंडिया अलायंस एकजुट होकर रैली क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे तारीखें बीतती जा रही है, चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, तो अब आखिर जब इंडिया अलायंस अपनी रैली शुरू करेगा तो किस तरीके से वो जनता को अपने खेमे में लाएगा, रैली को लेकर उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक दिन में वो कितनी रैलियां करने वाले हैं, आज नहीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। अशोक तिवारी, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वही मोहित दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना दिया जाए। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? मोहित दीक्षित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपने सुना जहां वो यूपी के दो लड़कों पर तंज कस रहे हैं, क्या आखिर बार बार एक ही पर आप दाव क्यों लगा रहे हैं भाई? मोहित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मोहित जी, सवालों का जवाब।
कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो विपक्ष होता है उसको आकर के तरीके के निम्न स्तरीय टिप्पणी कर रहा हो, आज मुद्दों की बात ना करके गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, देश की जनता के लिए उसके पास क्या रोड मैप है, क्या उन्होंने 10 साल की उपलब्धियां रही हैं, इन पे चर्चा ना करके अपने विरोधियों पर अनर्गल टिप्पणी करना। एक प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 10 साल से देश लगातार चला रहा है, तो कहीं दुर्भाग्य की बात है। वहीं पर आज विपक्ष केवल और केवल जा करके जो दुर्गति हुई है 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, थोड़ा सुधरवा दीजिए। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज ये प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। जी मोहित जी। तो 10 साल के अपनी बातों को, उपलब्धियों को ना दे करके 10 साल के जो कुकृत्य रहे इनके, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, ना युवाओं को रोजगार दे पाए। आज स्थितियां ये है कि बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान जो हिंदुस्तान के हुआ करते थे, IIT सरीखे, IIMs सरीखे, वहां भी आज रोजगार कहीं ना कहीं 35 से 40% तक कम हो रहा है, जहां पर रोजगार 250-300% पर हर बच्चे के पास होता था। हर बच्चे के पास 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां होती थी, उसमें से वो चुनता था। आज स्थितियां ये हो गई हैं कि वहां पर 40% बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। इस उच्चतम शैक्षणिक संस्थान की मैं बात कर रहा हूं। अगर और दूसरे अन्य की बात करूंगा तो आज रोजगार चाहे व्यवसायिक क्षेत्रों में हो, चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो, हर जगह कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। किसान तो वैसे ही आत्महत्या की दर देखिए तो हर 2 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े मंत्री तक आज कहीं ना कहीं उस आरोपों से ग्रसित है। उनके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इन मुद्दों को जब नहीं बात एड्रेस करना होता तो प्रधानमंत्री जी अपने विपक्षियों को फिल्मी तर्ज पर बातें करके देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं। देश बरगलाने वाले, आज भूखा पेट बैठा देश, आज गरीबी को झेल रहा देश, आज बेरोजगारी को झेल रहा युवा, आज महिला अपनी असुरक्षित पाती हुई जब अपने को देख रही है, आज गृहिणी जब 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में खरीदने जा रही है, आज 200 रुपए में डीजल, 200 रुपए में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल और खाने वाले तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज गेहूं, चना, दाल, आटा, सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। इन चीजों से गृहिणी का आज पूरा बजट बिगड़ना जा रहा है। तो इन मुद्दों पे वो बात सुनना चाहती, इन मुद्दों पर आज पुनः पूछना चाहती क्या लेआउट है, मगर इन मुद्दों पे ना भारतीय जनता पार्टी का पहले जवाब था ना आज है। तो इसीलिए अब आप प्रधानमंत्री जी की इस तरीके के इसका भाषा शैली देख रहे हैं लगातार। ठीक है अशोक जी, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर मुहिम चला रहे हैं, बीजेपी के विजय रथ को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें आप सभी एकजुट होकर जनता के सामने कब करेंगे? यूपी की जनता इंतजार कर रही है भाई कि आप एकदम मजबूती से बीजेपी के विजय रथ को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप धरातल पर तो नजर नहीं आ रहे हैं एकजुट होकर। प्रधानमंत्री जी की भाषा, प्रधानमंत्री जी की घबराहट, ये आपने भी सवाल किया कि हम एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। हम बहुत जल्दी हमारा एकजुट नजर आने वाले हैं। अब बहुत जल्दी रैलियां भी होने वाली, शुरू होने वाली। लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात कह दूं, प्रधानमंत्री की जो घबराहट है, उनकी जो भाषा शैली है, वो स्पष्ट बयां करती है कि प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के एकजुट गठबंधन से। और जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत प्रयास किया तोड़फोड़ करने का, उन्होंने बहुत प्रयास किया वोट कटवाने का, वोट कट नहीं रहा कहीं से। अरे घबराहट मस्तिष्क पे आ गई है प्रधानमंत्री जी के। इस समय कट टू कट चुनाव होने जा रहा है, भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन। एक तरफ भाजपा, एक तरफ इंडिया गठबंधन, बीच में कोई है ही नहीं है। कहीं पर कुछ वोट इधर उधर जा ही नहीं रहा है। अब ऐसी हालत में वोट 50% से अधिक, 60% के लगभग जा रहा है विपक्ष को, और ये 35-40% पे आ जाएंगे। हालात ये है कि इनकी हार होने जा रही, गदा हार होने जा रही है। अशोक तिवारी जी, ये जो आपने इतने बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया, ये आंकड़ा आ कहां से रहा है? कौन सा एग्जिट पोल है ये आपका? जनता में जाइए आप, हम जनता के बीच में है इस समय हम जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे ना अशोक जी। आप अकेले भले ही जनता के बीच होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस तो जनता के बीच है ही नहीं कहीं। पूरी तरह से है, दिख नहीं रहा है आपको।
क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा नहीं आया है हमारे पास कि हम अभी से तूफानी रैलियां शुरू कर दें। भाजपा के पास पैसा बहुत हो गया है। 14 में भाजपा क्या हालत थी, 2014 में जाइए, भाजपा क्या हालत थी, आज भाजपा क्या हालत है। आज पैसे से सराबोर हो गई भाजपा, आज पैसा लुटा रही है भाजपा। आज भाजपा पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, ताकत के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। जनता भी कमर कस के तैयार है। जनता अब ना ताकत देखेगी भाजपा की, न पैसा देखेगी। जनता अपनी आजादी चाहती है। जनता 2 जून की कमाई चाहती है। जनता किसानों की आय चाहती है। जनता बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करना चाहती है। जनता महंगाई कम करना चाहती है। इस समय जनता हमारे साथ है। जनता लामबंद है, और इस समय किसान लामबंद है, नौजवान लामबंद है। और जो है, जो इनकी हालत खराब हो रही है, ये जो व्यंग कर रहे हैं, व्यंग लड़के जनता को व्यंग करेंगे। आज इनका व्यंग नाकामयाब हो रहा है। आज इनके व्यंग में जनता हंस नहीं रही है। अब जनता सीरियस है। इस समय जनता सीरियस तरीके से इनको उखाड़ फेंकना चाहती है, और ये इनकी पेशानी पे बल पड़ रहा है। आज इनका चेहरा ठप हो गया है। आज ये पानी पानी हो रहे हैं। आज ये बौखलाए हुए हैं भाजपा के लोग। देखिए केसी जैन जी, अभी तक तो हम यही सुनते थे या देखते भी आ रहे थे कि अगर रैलियां हो रही हैं तो इसके जरिए जो नेता है वो जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो भी सत्ता में है, अगर कोई उसके ऑपोजिशन में उतर रहा है रैली करने के लिए, तो वो उनकी नाकामियां गिना रहा है, और जो सत्ता में है वो अपनी योजनाओं के जरिए वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये नया कॉन्सेप्ट आज मैं सुन रही हूँ कि बौखलाहट की वजह से बीजेपी जो है वो रैलियां कर रही है और रैलियों की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं, और आपने देखा कि अभी नगर निकाय के चुनाव हुए कुछ समय पहले, उन नगर निकाय के चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता के बीच में अपनी योजनाओं को, अपने कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई सारी रैलियां भी करते हैं, कई सारे मंच साझा करते हैं, सभासदों के साथ मंच साझा करते हैं। देखिए अन्य पार्टियों में क्या है कि जो सत्ता में रही हैं या नहीं भी रही हैं, उनके अंदर एक गुरूर, एक घमंड दिखाई देता है कि हम राजनीति में हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। और कोई विधायक है, कोई मंत्री रह चुका है, तो उसमें तो इतना गुरूर घमंड है कि वो सभासदों को, मेयर को कुछ समझता ही नहीं है कि मेयर का चुनाव क्या होता है, सभासद का चुनाव क्या होता है। और आज भी जब लोकसभा के चुनाव हैं तो अपने प्रत्याशियों के प्रचार करने में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शर्म महसूस करती है कि अरे ये तो बहुत छोटा नेता है, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं और अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे शिवपाल जी हो, अखिलेश जी हो, धर्मेंद्र जी हो और प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, ये बाकी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बोझ समझते हैं, बिल्कुल नाक के बराबर समझते हैं, और उनकी कोई कदर इनकी नजर में नहीं। यही कारण सबसे बड़ा है कि चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, आपने जिसको टिकट दिया उसके लिए वोट नहीं मांगेंगे, आपने जिसको प्रत्याशी बनाया उसके लिए प्रचार करने नहीं निकलेंगे, आपके गठबंधन का जो संयुक्त रूप से प्रत्याशी है वो अपने आप अपने दम पे चुनाव जीत करके आए। आप तो भाई बड़े लीडर हैं, आप उसके लिए न मंच साझा करेंगे ना बैटिंगे करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कह रहे भाई इनके अंदर तिलमिलाहट है, छटपटाहट है, ये हार रहे हैं इसलिए प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए ये अपने आप को पहले से जीता हुआ मान लेते हैं, जनता के बीच पे जाना नहीं चाहते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल राजनीति में मलाई काटने के लिए आए, मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन के बैठ जाना है, भ्रष्टाचार करना है, घोटाले करने हैं। और अगर कोई कहीं पे किसी के ऊपर आता है तो गायत्री प्रजापति और आजम खां जैसे लोगों के ऊपर पूरा आरोप पड़ करके उनको जेल भेज देंगे, छुट्टी कर लेंगे, उनसे किनारा भी कर लेंगे। और जब फिर चुनाव आएगा तो फिर इन्हीं अपराधियों की चरण वंदना करेंगे, अपराधियों के घर जाएंगे नतमस्तक होने। जो शूटर है, जिन्होंने हत्याएं की है, ऐसे लोगों की चरण वंदना करके ये इस तरीके की राजनीति करते हैं। आपके पास उसके लिए टाइम है कि आप एक अपराधी की चरण वंदना करने पहुंच जाते हैं परिवार के साथ वहां पर, और अपने जो प्रत्याशी है जिसके बल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बल पे आप सत्ता तक जाना चाहते हैं, उसकी कोई कदर नहीं।
अपने कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं। तो उसके बाद भी इस तरीके से परिभाषित करते हैं जैसे लगता है कि चुनाव में ना जा करके ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, कि भाई मैं प्रचार में नहीं जा रहा हूं, आप अपने बल पे लड़िए। तो ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? दरअसल चुनाव में क्यों नहीं जा रहा उसका भी बड़ा कारण है कि जब परिवार की सीटें हार जाते हैं ये, वो चाहे डिम्पल जी हो, धर्मेंद्र जी हो, अक्षय जी हो, तो मजबूरी है, जानते हैं चुनाव में जाके होगा क्या प्रचार में, कम से कम प्रचार में नहीं जाएंगे, ये कहने का रहेगा आसरा कि हम जाते तो चुनाव जीत जाते, अब तो प्रचार में नहीं गए इसलिए हार गए। कल को इनके पास कहने के लिए एक बढ़िया बहाना है। उसके बाद में भी जहां प्रचार में जाएंगे फिर भी हार जाएंगे तो कहेंगे भाई ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया। अरे मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं, रक्षा मंत्री प्रचार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी छोटा कार्यकर्ता बन करके, पन्ना प्रमुख बन करके, एक एक घर जाके चाय पी करके वो अपने आप को जनता से जोड़ करके और अपने आप को एक कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ने का काम करते हैं। कार्यकर्ता भी देख के कहता है, अरे कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह जी इस तरह से कर सकते हैं प्रचार, तो हम प्रचार क्यों नहीं कर सकते? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जुनून पैदा करने का काम करते हैं। और ये अशोक तिवारी रूम में बैठे प्रचार तक नहीं कर रहे। ठीक है, पूछ लेते हैं ना अशोक तिवारी जी, हम करने नहीं जा रहे। आरोप आप पे बड़े लगाए गए हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिलने का समय अखिलेश यादव के पास है, लेकिन अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर वो वोट नहीं मांग सकते, क्यों? ये भाजपा के पेट में क्या है दर्द हो रहा है, कितनी ऐठन हो रही है भाजपा के पेट। अरे भाई हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, जगह कब कहाँ जाना है, सब सुनियोजित योजनाएं हमारी तय है, पहले से तय है पूरा, कहाँ कब जाना है, कौन सी मीटिंग कहाँ करनी है, ये सब हमारा विषय है। ये इसके लिए भाजपा को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। नंबर एक, भाजपा जो कह रही है कि अरे प्रचार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी तुमने, प्रचार कर रहे हो रोजगारों को रोजगार नहीं दिया तुमने, 2 लाख का रोजगार, 2 लाख करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं, कर लिया तुमने। प्रचार कर रहे हो कि 22 तक जो है किसानों क्या करने के वादा किया था, वादा पूरा नहीं करते। अशोक तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज इस ग्लिच को दूर करें, फिर मैं वापस आपका रुख करूंगी। लेकिन देखिए मोहित दीक्षित जी, केसी जैन जी ने एक बड़े आरोप आप पे भी लगाए हैं कि आप छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के समर्थन में जाकर, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर आपके नेता वोट इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो खुद को छोटा समझते हैं, कि अगर आप वो उनके समर्थन में जाएंगे तो फिर वो छोटे हो जाएंगे, इसीलिए शायद वो जा नहीं रहे हैं। देखिए केसी जैन जी हो या भारतीय जनता पार्टी के उनके शरीर, वो बहुत ही आवाज आ रही है मेरी? जी मोहित दीक्षित जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मैं उनको बड़ा मासूम मानता हूँ, बेचारे इतने मासूम है कि उनको ये नहीं मालूम, जिनको एक छोटा कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आज जब इनकी सीटें डिक्लेयर हुई हैं तो इनकी 30% लोग ऐसे हैं, 30% प्रत्याशी ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आयातित करके लाए गए हैं और उनको सांसद, विधायक और बड़े बड़े पदों पर रखा जा रहा है, और इनके जैसे मासूम कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। ये मासूम लोग हैं जो हमको बता रहे हैं कि हमारे नेता छोटे समझ के नहीं जा रहे, उन्हीं नेताओं को ये आयातित करके इनके जैसे मासूम कार्यकर्ता उनके लिए दरी और मेजे से लगा रहे हैं और उनको सांसद बनाने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को छोटा बड़ा आकलन जो इनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसके आधार पे किया करें, ना कि अपनी मासूमियत पे किया करें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कम निवेदन है कि वो कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का हमें। ठीक है, ठीक है अशोक तिवारी जी, आपके जो जवाब है वो अधूरे रह गए थे। पहले मैं चाहूंगी कि आप 10 सेकंड में अपनी बातों को पूरा करिए, फिर मैं केसी जैन जी का रुख करूंगी। मेरी बात पूरी हो जाती जी मोहित जी, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा ग्लिच कर रहा है, मैं अपनी टीम से लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके नेटवर्क को ठीक किया जाए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अशोक जी अभी आ रही आवाज? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा के पास प्रचार करने के लिए कुछ है ही नहीं। भाजपा जो ही प्रचार कर रही है वो साबित हो रहा है भाजपा का प्रचार। भाजपा के सारे वादे खोखले साबित हो गए हैं। भाजपा कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी 10 साल तक। भाजपा ने महंगाई को इतना बढ़ा दिया है कि महंगाई मुंह बाए खड़ी है।
भाजपा ने इतना बेरोजगारी पैदा कर दिया है कि वो हजम नहीं हो रही जनता को। भाजपा ने 2 साल मतलब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, वो किया नहीं उसने। भाजपा किस कसौटी को लेके जा रही, किस मुद्दे को लेके जा रही? भाजपा ने विकास कोई किया नहीं। भाजपा ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया है। आज भाजपा का हालत क्या है? भाजपा क्या करेगी? जनता आज हमारे साथ है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को याद कर रही 2012-17 के बीच में। जनता आज उनके मॉडल को याद कर रही है अखिलेश जी को। जनता आज विकास चाहती है, जनता आज महंगाई दूर करना चाहती है। जनता को वादा किया है हमारे अखिलेश जी ने 4 साल की नौकरी को हम परमानेंट करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज ईडी भेज के छापा, ईडी भेज के छापा मारते हैं, चंदा ले लेते हैं। हालत क्या हो गई देश की? देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और आज देश की हालत के लिए जनता लामबंद है, जनता लामबंद है। इस समय जनता इस समय हमारे साथ है और इस यही हजम नहीं हो रहा है। आज मुख्तार अंसारी जी की बात कही आपने। मुख्तार अंसारी जी ने आज वो विधायक थे, आज वो जनसेवा किया था उन्होंने। ठीक है, मुकदमे होते हैं और मुकदमे होने पर लांछन भी लगते हैं और जेल भी हुई उनके कुछ गलत किया तो उसकी सजा हुई उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कस्टडी में जिस तरह से उनकी जान गई है, संदिग्ध है उनकी जान, उसकी जान गई है। अच्छा अशोक जी, आप मुख्तार अंसारी को लगातार ये कह रहे हैं ना कि वो विधायक भी थे, सांसद भी थे, लेकिन वो माफिया भी तो थे, वो गैंगस्टर भी तो थे। ये क्यों भूलते हैं आप लोग? जी, हत्यारा भी तो कहलाएगा ना मुख्तार अंसारी। अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो कुछ सबूतों के आधार पर दिया है ना। इतनी हमदर्दी क्यों? क्या आपके लिए वोट इतना बड़ा हो गया कि आप एक माफिया गैंगस्टर का समर्थन करेंगे बैठ के? दशरथ राय से हमदर्दी नहीं है, बहुत हमदर्दी तो मुख्तार से। देश में इतने माफिया हैं जो आरामगाह में बैठे हुए हैं। माफिया, सारे माफियाओं पे काम नहीं हुआ है। हत्या कर दी, उसके घर जाना चाहिए, नहीं कहना आसान है, लेकिन उसने किन परिस्थितियों में क्या होगा ये भी आगे होना चाहिए। और उन्होंने अगर माफिया शब्द लगा हुआ उनके आगे तो आज उन्होंने काम भी किया। इतनी जनता, इतना जनसैलाब उन्होंने उनकी मिट्टी में आया, ये भी तो कुछ वजह होगी। आज कुछ काम भी तो किया होगा किसी के लिए। अच्छा भी करता है इंसान, बुरा भी काम करता है, बुरे काम का भी उसको फल मिलता है, उसको जेल हुई। लेकिन ये चलिए ठीक है, माफिया मुख्तार अंसारी को छोड़ते हैं। वो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जनता को भी समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए मोहित दीक्षित जी, रैलियां तो आप ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द करने वाले हैं, लेकिन बची हुई सीटों पर आखिर कैंडिडेट कब उतारिएगा आप? सारे कैंडिडेट फाइनल है और वो समय समय बारी सामने आ रहे हैं। ठीक है मोहित जी, प्रत्याशियों की चिंता भाजपा को करने की जरूरत नहीं है। प्रत्याशी हमारे जो भी हैं वो जीतेंगे, भाजपा के धज्जियां उड़ा देंगे प्रत्याशी हमारे। भाजपा को पूरी तरह हराएंगे, पूरी तरह प्रयास करेंगे और 80 के सीटों पर भाजपा हारने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो मैं अपनी टीम से बिल्कुल बोलूंगी कि मुझे अशोक तिवारी जिस डिबेट में चाहिए। लेकिन मोहित जी, केसी जैन जी आती हूँ, लेकिन देखिए मोहित दीक्षित जी से एक सवाल लेना बहुत जरूरी है। मोहित जी, अभी फिलहाल आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग का जो प्लान है, रोड मैप है, वो तैयार हो चुका है, कौन कहां कब से रैलियां करेगा। लेकिन जो अमेठी और रायबरेली की दिलचस्प लड़ाई है उस पर कैंडिडेट आखिर क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कैंडिडेट घोषित कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अभी उसके चुनाव क्या है, क्या समय है उसका अवधि का, या कैंडिडेट घोषित हो चुका है नहीं घोषित। आप बताइए ना, रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी किसको लड़ा रही है? क्या घोषित कर दिया क्या उन्होंने? या उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें बताएं जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं घोषित कर रखा है? तो ये तो एक प्रक्रिया है, जब चयन की प्रक्रिया होती है चुनाव के, भी वो चौथे चरण 5वें चरण में चुनाव है उसको लेकर के इतनी चिंता होकर के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या मीडिया का एक वर्ग हो, इतनी चिंता लेकर के कि अमेठी और रायबरेली में किसको लड़ाएंगे, क्यों लड़ाएंगे। अरे अमेठी और रायबरेली में भारत का ही कोई नागरिक चुनाव लड़ेगा और भारत का ही कोई नागरिक इंडिया गठबंधन के तहत वो चुनाव जीतेगा भी। आप बेफिक्र रहिए, इससे बिल्कुल इतना प्रयास वहां पर, इतनी मेहनत की जा रही है। तो उसको लेकर के बिना कारण के मुद्दे, ये नरेंद्र मोदी जी की चाल है घुमाने की, वो मुद्दे क्योंकि बात नहीं करेंगे कि अमेठी का विकास क्यों ठप्प कर दिया, रायबरेली जो लगातार विकास के पथ पर बढ़ रही थी, उनके 10 साल के कार्यकाल में वहां पर विकास क्यों अवरुद्ध किया गया, किन तरीकों से, किन किन उद्देश्यों से उसको अवरुद्ध रखा गया, ताकि ये चीजें मैसेज ना पहुंच पाए जनता में। और जनता न केवल इसमें,
बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो योजनाएं बनाए उन्होंने, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे नौजवानों को लेकर के वो अग्निवीर योजनाएं लाए, तो इन सब चीजों का जवाब देने का समय आएगा तो नहीं दे पा रहे हैं। आज वो बताइए कैसरगंज की सीट क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हैं? कभी आपने पूछा उनसे कैसरगंज में किसको उतारने जा रहे हैं? नहीं पूछ पाएगा मीडिया वर्ग भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। अरे मोहित दीक्षित जी, जब आपसे सवाल किया जा रहा है आप पूछिए कि मैं तय करूंगी ना मुझे किससे कौन सा सवाल करना है। जब मैं आपसे रैलियों पर पूछती हूँ तो आप कहते हैं खाका तैयार हो चुका है, अब क्या रैलियों पर भी मैं सवाल ना करूं आपसे? क्या आखिर आप रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम वोट क्यों डालते हैं? मैं एक आम जनता के हक से सवाल पूछ रहा हूँ, वोट क्यों डालते हैं? अभी पूछिए, अभी जैन साहब से पूछिए। आप ये नहीं मुझे बताइए मोहित जी कि मैं तय करूंगी मुझे कौन सा सवाल किससे कब पूछना है। यहाँ मैं सवाल करने बैठी हूँ, यहाँ मैं जनता की आवाज उठाने बैठी हूँ। जब सवाल आपसे होते हैं तो आप कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बैठ के आप चर्चा कर रही हैं। जब सवाल बीजेपी से होता है तो बीजेपी मुझ पर सवाल खड़े करती है। मैं किसी के प्रोपोगेंडा को नहीं, बिल्कुल नहीं मोहित जी, मैं किसी के प्रोपोगेंडा को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैंने आपसे रैलियों पर सवाल किया, आपने क्या कहा कि खाका तैयार हो चुका है, उसका भी जवाब आपके पास नहीं था। अब जब मैं कैंडिडेट पूछ रही हूँ उसका भी जवाब आपके पास नहीं है। तो कैसरगंज हिंदुस्तान के बारे में किसी मीडिया की औकात है कि वो कैसरगंज के बारे में पूछ ले भारतीय जनता पार्टी से कि ब्रजभूषण शरण को टिकट और शब्दों की मर्यादा नहीं पूछ सकता, मत लांघिए। अगर आप महिलाओं को इतना ऊपर उठाते हैं ना तो आप ये दायरा याद रखिए कि जो डिबेट कर रही है, जो डिबेट करवा रही है वो एक महिला है। ब्रजभूषण के लिए सवाल नहीं पूछ रहे, उसमें पूछ रहे नहीं, आप नहीं पूछ सकते। अरे मैं तो पूछूंगा, आप पूछिए या ना पूछिए। आप बिल्कुल पूछिए भाई, आप विपक्ष में हैं, आप आरोप लगाइए, लेकिन कब लगाइएगा आरोप? जब चुनाव निकल जाएंगे। मंच पर कब नजर आइएगा एक साथ, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे? एक बार कैसरगंज के लिए पूछ के देखिए ब्रजभूषण को दे रहे कि नहीं दे रहे, या किसको दे रहे हैं, या क्यों नहीं दे, अभी तक घोषित किया नहीं। प्रश्न है मीडिया के पास ये वाला, न पूछ सकता न विपक्ष को पूछने दे रहा है। जी, आपकी रैलियां नहीं तय हो पा रही हैं, आपके पास रैलियों का जवाब नहीं है, फिर आप मीडिया पे सवाल खड़े करते हैं कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा को कैसे जवाब दीजिए? करके मीडिया का पक्ष हमारी रैलियां तय करेगा करके, मीडिया बताएगा हम रैली कब करें। केसी जैन जी, जवाब चाहूंगी मैं आपसे। इतनी उत्सुकता क्या है? क्योंकि अगर मुझ पे चर्चा ना हो तो बेहतर है, जनता के लिए चर्चा करने बैठे हैं। देखिए मुस्कान जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ सवाल कर रहा है, 140 रैंक पे बैठा हुआ देश, वो समाजवादी पार्टी जिसने 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, पीएचडी किए हुए लोगों को, एलएलबी एलएलएम किए हुए लोगों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, वो समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है रोजगार के बारे में। इन्होंने अपने कार्यकाल में 2,55,000 रोजगार दिए और हमने 5.5 लाख रोजगार दिए। उसके बाद में भी सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी की बात। बताइए दूसरी बात ये कि ये तो आजम खान साहब से पूछ करके प्रत्याशी तय करते। आपका मेरठ में प्रत्याशी बदला कि नहीं बदला? आपका रामपुर में प्रत्याशी बदला नहीं बदला? मुरादाबाद में बदला नहीं बदला? सुल्तानपुर में बदला नहीं बदला? किसके कहने से बदला? आजम खान साहब के कहने से बदला। तो पार्टी को कौन चला रहा है? पार्टी आजम खान चला रहे हैं कि अखिलेश यादव चला रहे हैं? दूसरी बात ये कि आप क्या जो गठबंधन है वो तार तार हो चुका है। आप क्या बात कर रहे हैं? आरएलडी आपसे अलग हो चुकी है, आरएलडी आपसे अलग हो चुकी है, चंद्रशेखर रावण आपसे अलग हो चुके हैं, वल्लभी पटेल आपसे अलग हो चुकी है। तो आप किसके बल पे चुनाव लड़ेंगे? यही तो आरोप आप पे लग रहा है कि आप डिमोलिशन की राजनीति करते हैं, आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। यही तो आरोप अशोक तिवारी जी आप पे लगा रहे हैं कि आपने जोड़ तोड़ करके अपना जनाधार बढ़ाया है। देखिए ये संभाल के रख नहीं पा रहे और जो इनकी नीतियां हैं उनसे हर कोई असंतुष्ट है। अभी आप देखिए कई सारे विधायक इनके छोड़ के पार्टी भाजपा में आ गए। क्यों आ गए? आप केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति करेंगे तो क्या होगा? आप देखिए कई सारे विधायकों को इन्होंने अयोध्या जाने से रोका कि आप दर्शन करने भी बच जाइए। खुल करके वो सामने आ गए कि भाई देखिए और सब तो ठीक है, धार्मिक हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, आप हमारे धर्म में आंगा डालेंगे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते, साथ छोड़ दिया। वो राजभर जी जो कहते थे आपको प्रचार करना चाहिए, जैसा आज आपने सवाल पूछा कि भाई आप मंच क्यों नहीं साझा कर रहे, प्रचार क्यों नहीं कर रहे, तो ये मीडिया पे भड़क पड़े। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था कि जिस समय राजभर जी ने सवाल खड़ा किया था कि अगर आपने प्रचार किया होता तो शायद पार्टी जीत जाती, तो उनसे कहा नहीं आपके लिए बाहर का रास्ता है, तो राजभर जी हमारे साथ वापस आ गए। आप देखिए चंद्रशेखर से तो कोई मतलब नहीं था, चंद्रशेखर तो अलग लड़ रहे हैं ना। जैन जी, राजभर जी को तो छोड़ दीजिए, राजभर जी को तो छोड़ दीजिए, उनको तो जो प्रलोभन दिया गया है वो तो जग जाहिर है ना कि क्या प्रलोभन देकर के उनको आपने शामिल किया है और
किस तरीके से वो एकदम कॉन्फिडेंटली मीडिया के सामने 6-7 महीने तक कहते रहे कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, तो क्या प्रलोभन दिया गया है ये छुपा नहीं है, ये उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया। ये तो मीडिया का बयान भी नहीं है, खैर क्या मुझ पर आरोप लगाए, ये खुद वो कहते हुए नजर आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है मुस्कान जी कि जो आपके साथ में है, जो आपके साथ चुनाव लड़े, आप कम से कम उनको तो संभाल के रख लीजिए। लेकिन आप जो आपके साथ है उनकी नहीं सुनेंगे, ठीक है, जिनकी पूरी पार्टी है, गठबंधन है, उनकी नहीं सुनेंगे किसकी? जेल के अंदर से आजम खां की आप सुनेंगे, वो सारे निर्णय लेंगे पार्टी के, तो कोई भी नाराज होगा। उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी है, आपके साथ गठबंधन है, आप उनसे पूछ के कोई काम नहीं कर रहे, पूछते किससे जाते? आजम खां से, तो नाराज तो होंगे ही होंगे। और जब नाराज हुए तो आज हमारे साथ में आपकी नीतियों से नाराज है, आपके क्रियाकलाप से नाराज है। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए जरा। जी मुस्कान, देखिए मुस्कान जी, बहुत अच्छा आपका डिबेट चल रहा है इस समय और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे भाजपा के जो आदरणीय साथी जी हैं वो समझ लें, उनकी सारी बातें सही, मैं मानता हूँ अच्छी बात कर रहे हैं। आज जोड़ तोड़ कर लिया उन्होंने, पूरा पेट भर लिया जोड़ तोड़ करके। आज जोड़ तोड़ करके जिन नेताओं को अपने पास ले गए, जनता उनके साथ नहीं गई है। आज सबसे बड़ा पेट में दर्द है मोदी जी के कि आज जोड़ तोड़ करने पर भी उनका पेट नहीं भरा है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। आज जनता पीड़ित है, आज जनता महंगाई से बेबस है, आज जनता को दिक्कतें हैं, जनता की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, जनता का से मुकाबला करना है। आज नेताओं को ले जाओ, सब नेताओं को ले जाओ अपने पास, पार्लियामेंट करो, उससे क्या पाओगे? जनता तुम्हें हराने जा रही है। जनता इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, जिसको आरक्षण पाना है, जिसको आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। जो किसान है, नौजवान, सभी जात धर्म में है, सभी जातियों धर्मों में नौजवान है, नौजवान और किसान सभी जातियों में, सभी धर्मों में है। वो आज बेबस है, लाचार हो गया है। आज वो 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज के निर्भर हो गई है, रोजी रोटी की समस्या है। वो आज आपको काट फेंकना चाहती है। आप ले जाओ नेताओं को, नेताओं का अचार डाल लो, आप नेताओं का अचार डाल लो, जोर लो, आप जोर तोड़ से आपका पेट नहीं भरेगा। इस बार जनता हमारे साथ है, आपकी खटिया उलट देगी जनता, और आपको सत्ता से बेदखल कर देगी जनता, आपकी विदाई करने वाली है जनता, और आपको सत्ता से दूर करने वाली जनता। आप इतना कर लो, आप ऐसे चर्चा नहीं करते हैं, एक एक करके बोलते हैं ना, ताकि जनता भी तो समझ पाए। लेकिन देखिए मोहित जी, केसी जैन जी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास तमाम पार्टियों के नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि आप डूबता हुआ जहाज है। वो कह रहे हैं कि जो तमाम इंडिया अलायंस में जो दल हैं वो सभी डूबता हुआ जहाज है। उनके संबंध में क्या होता है समझा कर मोहित जी, तो समझा करेंगे सब बाजार। रुकिए अशोक जी, मोहित जी से सवाल है मेरा। मोहित जी क्या आपने मेरे सवाल को सुना? आज वो जनता में जाने रुकिए अशोक जी, मोहित दीक्षित जी से जवाब देते हैं। मोहित जी अपने में जोड़ रहे हैं, अपने पाले में कर रहे हैं। मोहित जी, जनता में लड़ाई नहीं है, जनता में अरे रुकिए अशोक जी, मोहित दीक्षित जी को बोलने दीजिए। मोहित जी, जनता से मुंह छुपा रहे हैं भाजपा के लोग। बोले मोहित जी। देखिए मुस्कान जी, देश में एक ढांचा बना हुआ था, उस ढांचे में कई संवैधानिक संस्थान थे जो अपने अपने काम कर रहे, जो देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए और देश में भ्रष्टाचार को निवारण के लिए, उसके लिए कार्य करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या हुआ कि अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर आप भ्रष्टाचार से जेल जाने का कोई भी नौबत है, तो आपके पास 2 दरवाजे हैं, या तो आप जेल जाइए, संघर्ष करिए, या तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। तो आज वो संवैधानिक संस्थाएं जो देश को निर्माण करने के लिए बनाई गई थी, इनके टूल्स बन गई हैं कि किसी तरीके से देश को और विपक्ष को क्षतिग्रस्त किया जाए। तो क्षतिग्रस्त करने में जब वो काम पे निकलती हैं, तो अगर उनके साथ जो लोग हो गए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के गेट के अंदर घुल जाएंगे, दूसरे बगल वाले दरवाजे पर जो जेल बना हुआ उसके लिए तैयार रहते हैं। तो आज ये स्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो ना कोई भारतीय जनता पार्टी के उदय देख करके जा रहे हैं, ना उनकी विजय देख करके जा रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है कि उगता जहाज है ये देख के जा रहे हैं। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को जो दोहन करे उसके माध्यम से जा रहे हैं। अब 5 मिनट के लिए संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ से छीन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, सारे विधायक दूसरे दलों में पहुंच जाएंगे। आज ये स्थितियां हो गई हैं।
तो ये कतई मुगालते में ना रहे भारतीय जनता पार्टी या मीडिया का वो वर्ग कि भारतीय जनता पार्टी की विजय और पराजय उसको देख करके जो विपक्ष के लोग हैं वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आज दिख रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो इनसे जनता भी जान रही है, विपक्ष के लोग जो बातें उठा रहे हैं वो भी जनता तक पहुंच रही है, मीडिया के बंधु जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं वो भी मीडिया देख रही है, वो भी जनता देख रही है और जनता आकलन कर रही है सच्चे का। आप भले ही उस नेता को किसी भी तरीके से ले जाइए अपने दल में, लेकिन जनता बहुत लंबा 140 करोड़ की जनता है, वो अपने विवेक से निर्णय देगी, वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा 4 जून के बाद। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जैसे ही अप्रैल महीना लगातार आगे बढ़ रहा है, तारीखें आगे बढ़ रही हैं और साथ ही साथ जो चुनाव का पहला चरण है उसकी तारीखें भी नजदीक आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार कर रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी मैदान से जो विपक्षी दल है वो नदारद नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने संयुक्त रूप से कोई रैली नहीं की है, लेकिन अब अटकलें हैं कि वो जल्द ही जनता के बीच पहुंचने वाली है, लेकिन कब वो जनता के बीच पहुंचेंगे ये सवाल अभी भी बरकरार है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती